तो दोस्तों आज की वीडियो में बीकॉम 136 का इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं। सो इस वीडियो में तुम्हें पूरा सिलेबस इसका पढ़ाने वाला हूँ फ्री नोट्स के साथ। और यही नहीं, अगर तुमने मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है और तुम सिर्फ पास होना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हें 100% पास करवाएगी। और अगर तुमने सब कुछ पढ़ लिया सिलेबस वाइज और तुम्हें एक रिवीजन चाहिए तो भी ये वीडियो आपकी मदद करेगी। ठीक है, तो पेन कॉपी के साथ तैयार रखो या फिर ऐसे ही रहो। ये स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले यूनिट 6 सैलरीज का सेकंड पार्ट पहले पढ़ा चुका हूँ, देख लेना उसे। तो नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, नोट्स के साथ पढ़ेंगे और इसमें थ्योरी होगी। ठीक है, तो पहले परक्यूसाइड्स क्या होती है। इट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ प्रिविलेज दैट कम विद अ जॉब पोजीशन ऑफ स्टेटस ऑन रेगुलर सैलरी वेजेस। परक्यूसाइड एक सिंपल थिंग होती है कि तो तुम किसी के लिए कुछ काम करते हो, उसके बदले वो तुम्हें सैलरी देता है, फिर वेजेस देता है, एक्स्ट्रा पैसे उसको सर्विस प्रदान करने के लिए। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ परक्यूसाइड्स पढ़ेंगे। सबसे पहले रेंट फ्री हाउस अकोमोडेशन, मतलब आपको कोई हाउस प्रदान कर देना जिसमें आपको रेंट ना देना पड़े। ठीक है, कंसेशनल रेंट फ्री हाउस और अकोमोडेशन, मतलब अब लगातार आपको रेंट देता है वो, पर कुछ आपको अपने सैलरी से देना होता है। ठीक है, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन बाय एम्प्लॉयर, आप कुछ पेमेंट कर देना, बिल पेमेंट कर देना, इसको पर कोई साइड में मिला जाता है। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज लाइफ इंश्योरेंस जो आप इंश्योरेंस कराते हैं उसकी आपकी पेमेंट कर देना। ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट्स और कुछ अलग बेनिफिट्स आ गए, जैसे कि कुछ गाड़ी दे देना, कुछ अलग से दे देना, कुछ इंटरटेनमेंट से रिलेटेड करवा देना, तो ये सारे परक्यूसाइड्स में आते हैं। टैक्सेबल परक्यूसाइड्स ऑफ फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉय इज अ डायरेक्टर एम्प्लॉयज़ कंपनी। देखो परक्यूसाइड्स में कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए भी कुछ बनाया गया है, या तो एम्प्लॉय जो है वो डायरेक्टर होना चाहिए एम्प्लॉय का कंपनी का, तो उसे वो परक्यूसाइड्स दिए जाएंगे। जब एम्प्लॉय हैज़ एक्वायर्ड एटलीस्ट 20% इक्विटी शेयर, या फिर एम्प्लॉय जो है कम से कम 20% के उसने इक्विटी शेयर्स ले रखी हो, मतलब एक तरह का शेयर होल्डर्स हो वो। मॉनिटरी सैलरीज इनकम क्या होती है। रेगुलर पेमेंट एंड एम्प्लॉय रिसीव फ्रॉम देयर एम्प्लॉय इन एक्सचेंज फॉर देयर वर्क। बेसिक सैलरी वेजेस, बेसिक सैलरी होती है मॉनिटरी सैलरी। ठीक है, ग्रेट्युटी क्या होती है। दिस इज अ लंप सम पेमेंट पेड टू एम्प्लॉय यूजुअली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन रिकॉग्निशन ऑफ लॉन्ग एंड मेरिटोरियस सर्विस। जब आप रिटायरमेंट लेते हैं इस कंपनी के लिए बहुत समय तक सर्विस देने के बाद, तो एक तरह की ग्रेट्युटी देता है, आपको कुछ पेमेंट देता है। एरियर्स ऑफ सैलरी, दिस मीन सैलरी ड्यू बट नॉट रिसीव, इसका मतलब सैलरी ड्यू है तो आपको रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, तो ये था चैप्टर, इसके नोट्स बना लेना। और दोस्तों हम पढ़ा यूनिट 7 सैलरीज का थर्ड पार्ट, तो कॉपी और पेन निकाल लेना, नोट्स के साथ पढ़ेंगे। इसमें थ्योरी है। प्रोविडेंट फंड स्कीम क्या होती है। प्रोवाइड फॉर फ्यूचर, क्रिएट टू हेल्प एन इंडिविजुअल इन फ्यूचर सर्टन अमाउंट एवरी मंथ बट आउट ऑफ सैलरी। तो प्रोविडेंट फंड सिंपल होता है कि पीएफ होता है, जो आपको सुनाते होगा आप नौकरी के दौरान किसी की भी पापा या फिर आप करते होगे, तो ये फ्यूचर के लिए आपको दी जाती है इसको, ताकि आपकी फ्यूचर में हेल्प हो सके। ये आपकी जो सैलरी होती है ना, हर मंथ आपकी सैलरी में थोड़ा थोड़ा काटा जाता है, 500 1000 ऐसे काटा जाता है, और एकदम लास्ट में आपको ये दिया जाता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है। रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमीशन ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स के कमिश्नर होते हैं, उनके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड जो प्रोविडेंट फंड होता है उसको हम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है सिंपल, जो कमीशन की तरफ से अनरिकॉग्नाइज्ड कहता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जो टैक्स फ्री होता है। पीएफ थ्रू डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी, ये सैलरी के थ्रू आपसे काटा जाता है, ये टैक्स फ्री होता है। स्टैच्यूटरी पीएफ क्या होता है। पीएफ थ्रू डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी, कंट्रीब्यूशन है एसपीएफ, आपकी भी सैलरी से काटा जाता है लेकिन कंट्रीब्यूशन किया जाता है एसपीएफ के द्वारा, फिर ये भी टैक्स फ्री होता है। ठीक है, तो यही था ये चैप्टर प्रॉब्लम के हिसाब से थ्योरी का, इसको बना लेना, नोट्स बना लेना इसके। डेट पढ़ने वाले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, अब देखो हेड्स ऑफ इनकम कहाँ से इनकम आ सकती है। सैलरी से आ सकती है, जॉब से, हाउस प्रॉपर्टी आ सकती है, जो लैंड होती है इसमें मनी रिसीव हो सकती है हमें। अदर सोर्सेज हो गए, बिजनेस प्रोफेशन हो गया, जैसे सीए कोई डॉक्टर का कर रहा है तो उसको एक तरह की पैकेज मिलना उसमें, वो बिजनेस हो गया प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हो गए, प्रॉफिट गेन होने लगा, गोल्ड खरीदा है आपका कोई प्रॉफिट हो गया, अपने स्टॉक खरीदे हुए हैं उससे आप प्रॉफिट हो गया, तो वो भी इनकम में आ गया। तो ये अदर सोर्सेज में आपको वो है, जैसे आप मान लो लॉटरी इनकम हो गई, आपकी कार्ड गेम जीत गए आपने, कुछ सी ट्रांसफ़र कर दिया आपने, तो अदर सोर्सेज में आ जाता है। हाउस प्रॉपर्टी सेक्टर 22 के हिसाब से कंडीशन, दो तरह की कंडीशन में आपका टैक्स लगेगा। जैसे कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, आपकी बिल्डिंग और लैंड है। बिल्डिंग लैंड में आपका इनकम टैक्स लगेगा, बिल्डिंग में आपका लैंड में आपका नहीं लगेगा। असिस्ट मस्ट बी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी लीगल, आपके जो ऑनर है प्रॉपर्टी वो लीगल ऑनर होने चाहिए, प्रोप्राइटर होना चाहिए। ठीक है, यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी का यूज़ इन हिज ओन बिजनेस, हमारा कोई ओन बिजनेस है तो इनकम बिजनेस प्रोफेशन में चला जाएगा, वो इसमें यहाँ पे दिया जाएगा टैक्स। मान लो नॉन कमर्शियल यूज़ है, मान लो रेंट में देर का रूम 1 रूम 2, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो ले जाएगा टैक्स। ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंडीशन। डिमिट ओनर क्या होता है। मान लो कोई
ललित है, ललित के 2 बच्चे हैं, उसकी वाइफ है। उसने अपने वाइफ के नाम पे वो ज़मीन दे रखी है, लेकिन फिर भी उसको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो देखा जाए तो वो वाइफ का होगा, ठीक है। नॉट समथिंग रिटर्न, उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि उसे टैक्स भरना पड़ेगा फिर भी इसके। को ओनरशिप प्रॉपर्टी डील है, को ओनरशिप क्या होता है, XYZ बंद है, इन सब में ये बटी हुई है, ठीक है। रेंटल इनकम आता है 3 लाख रुपए का, तो एक हो गया, तो उन्होंने अपना इक्वली शेयर फिक्स करका एक रेशियो 1 में सबको मिल रहा है, 1-1 लाख रुपये मिल रहा है मान लो। और दूसरी तरफ से शेयर नॉट फिक्स श्योर का है, तो वो AOP में चल जाता है, एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशन में चल जाता है, ठीक है, जिसमें बिजनेस कंडीशन लग जाती है। ये इसमें जाता है टैक्स, और इसमें जो है इसमें टैक्स जो होता है आपका इसमें इनकम बिजनेस प्रोफेशन में। कंपोजिट रेंट क्या होता है, रेंट ऑफ बिल्डिंग प्लस चार्जेस फॉर फैसिलिटी मशीनरी। एक तो बिल्डिंग का रेंट देना, उसके ऊपर चार्जेस देना फैसिलिटीज़ का, ठीक है। अब देखो मान लो रेंट, कोई रेंट में रह रहा है प्रॉपर्टी में, तो वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चल जाएगा, ठीक है। मान लो कोई अदर फैसिलिटीज़ का भी यूज़ कर रहा है, तो उससे जो है वो चार्जेस किए जाएंगे अदर फैसिलिटीज़ के, ना कि सिर्फ रेंट के। तो चार्ज फैसिलिटी के लेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो चल जाएगा। अब मान लो कोई होल्ड रेंट है, होल्ड रेंट, तो वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चल जाएंगे, सॉरी इनकम फ्रॉम अदर सर्विस सोर्सेज में चल जाएगा वो भी। मान लो कोई दोनों मिला के ले रहा है, लेकिन पता नहीं है उसको कि कौन कौन सी अदर उसको सुविधा मिल रही है, तो पूरा उसका रेंट का उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। टैक्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अब कुछ इनकम होती है हाउस प्रॉपर्टी की जो चार्जेबल नहीं होती, ठीक है। जैसे कि पहले प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी है वो खुद के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए कर रहा है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में चला जाएगा। मान लो कोई प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन लोकल अथॉरिटी में है, तो उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। 2 हाउस को सोल आउट, 2 हाउस जो है वो सेल आउट हो गया, तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। चैरिटी पर सबसे ज़्यादा उसमें टैक्स नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस होता है, उसका रेंट भरते हैं, तो उसका भी नहीं लगेगा, ठीक है। प्लेस ऑफ रूलर का प्लेस हो गया, मान लो कोई महाराजा का एक प्लेस है, इसमें एक प्लेस को तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारे हैं तो IFHP में चल जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो चल जाएगा। प्रॉपर्टी इन फॉरेन कंट्री में, ठीक है, फॉरेन कंट्री का इनकम रिसीव इंडिया हो रही है तो लगेगा टैक्स, इनकम अर्निंग इंडिया हो रही है तो फिर भी लगेगा, फॉरेन कंट्री के दौरान ये टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये था चैप्टर, इसके नोट्स बना लेना, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमारा यूनिट है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट लॉस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन का पहला पार्ट, कि इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम 2 तरह से हो सकती है, एक तो बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया। बिजनेस हो गया एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट, आप कुछ एक्टिविटीज़ करके प्रॉफिट कर रहे हैं, तो हो गया। इसमें हो गया स्किल नॉलेज, की अगर आप एक्टिविटी करके अर्न प्रॉफिट करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। स्किल और नॉलेज के हिसाब से आपको वो पैसे मिल रहा है, तो आपको रिसीट ऑफ पेमेंट अकाउंट में हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस में 2 तरह के पैसा आता है, कैश ट्रांजेक्शन, नॉर्मल ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन में आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, रिसिप्ट अकाउंट में जाता है, ठीक है। बिजनेस रिसिप्ट अगर मान लो आप बना रहे हैं, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो बिजनेस रिसिप्ट रिलेटेड टू बिजनेस होता है ये, इसमें पेमेंट माइनस कर देनी है आपको, जो कि सिंपल चीज़ है। एक्सपेंस और लॉस जो है डेबिट हो जाते हैं, और इनकम और गेन क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है। NPN जो नॉट रिलेटेड टू बिजनेस नहीं होता है ये। इफ़ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है आपको, PNL ऑफ बिजनेस और इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट प्रोफेशन बनाना है, तो आपको अकाउंटिंग प्रॉपर्टी जो आपको दी गई होगी क्वेश्चन के अंदर। ये 10 और 11 एक साथ में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोनों साथ में ही सेम टू सेम मिलते जुलते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंटिंग बनाना है, तो आपको डिसअलाउड एक्सपेंड करने होंगे डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। अलाउड एक्सपेंसेस करने होंगे आपको नॉट डेबिट इन P&L लॉ में जो नहीं हुए हैं। डिसअलाउड करने होंगे इनकम जो क्रेडिट हुई है P&L लॉ में, अलाउड करने होंगे इनकम जो क्रेडिट नहीं हुई है P&L लॉ में, ठीक है। ओके, डेप्रिसिएशन क्या होता है सेक्शन 32 के हिसाब से। एसिड्स 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल एसिड, इंटेंजिबल एसिड्स, ठीक है। इसमें टेंजिबल एसिड में प्लांट मशीनरी बिल्डिंग आ जाती है, इंटेंजिबल एसिड में पेटेंट ट्रेडमार्क आ जाता है, ठीक है। इसमें गुडविल आपकी नहीं होती, IT में ही नहीं आता, अकाउंटिंग में आपको गुडविल देखने को मिलती है, ठीक है। सो टेंजिबल एसिड देखो, मान लो कोई भी प्लांट मशीनरी जो आपकी होती है, जो आप छू पाते हैं वो होती है। इंटेंजिबल होती है जो आपकी रेपुटेशन कहलाती है, जैसे जोमेटो की कुछ है, आप KFC हो गया, उसकी कुछ बड़ी गुडविल है, ठीक है। बाकी ये गुडविल जिसमें पेटेंट ट्रेडमार्क लाइसेंस कॉपीराइट सारे आ जाते हैं, ठीक है। ये बिफोर 31/3/98 से अगर पहले कोई डिप्रिसिएशन है वो आपकी नहीं लगेगी, कोई 1998 के बाद की डिप्रिसिएशन मानी जाएगी, ठीक है। एसिड्स मस्ट बी लीगल ऑनर होने चाहिए, ये बड़ी है जब ये आपका लगेगा।
एसिड्स यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ बिजनेस में एसिड यूज होता है तो उसका भी लगेगा। डेप्रिसिएशन मेथड कैसे दो तरह का होता है, SLM WTM। तो हमें पढ़ होगा वेटेड स्टेट, दो तरह के मेथड होते हैं, ठीक है। इसमें पावर सेक्टर आता है, इसमें जैसे हर साल सेम लगना 10% की लग रही है तो मान लो 1 लाख की मशीन है, उसमें 10,000 हर महीने लगेंगे। वेटेड में क्या होता है, 1 लाख की मशीन है, 10% है तो 90,000 लगेंगे, फिर 9,000 लगेंगे, फिर 8100 रुपये लगेंगे। ये 10% इस तरह से गिरते जाते हैं इसमें। यूज़ ऑफ एसिड्स पीरियड बेसिस में यूज़ ऑफ एसिड्स, या तो परचेस और क्यों इसमें ऐसा होता है मोर देन 180 डेज के हैं तो उसमें फुल रेट डिप्रिसिएशन लगता है। मान लो कोई लेस देन 180 डेज में है तो उसका 50% का डेप्रिसिएशन लगेगा। मान लो 9,000 की है तो उसमें 4500 की उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा सिर्फ 180 डेज से कम यूज़ हुआ है तो वो कोई सेल हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया, डिमोलाइज हो गया है, टूट गया है पूरी तरह से तो उसकी कोई डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अदर ईयर्स होगा, जैसे कि अदर ईयर्स में हो गया एनी टाइम मे बी फॉर 1 डे हुआ है, मान लो किसी चीज़ को 1 डे हुआ है सिर्फ तो उसमें कोई डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा। 1 डे में क्या लगेगा। ब्लॉक ऑफ एसिड्स क्या होते हैं, ये है कि क्वेश्चन से रिलेटेड है। मान लो तुम्हारा क्वेश्चन आया है 2 मशीन का, तो 2 मशीन को साथ में गिन के उसका डिप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। एडिशनल डिप्रिसिएशन भी लगता है किसी किसी चीज़ों में फॉर ऑल एडिशनल 20% उसमें डिप्रिसिएशन लग रहा है तो मान लो 15% तो उसमें लग ही रहा था तो अब उसमें 20% जोड़ के 35% का लगेगा। ये न्यू PN लॉ मेथड है, ठीक है। सेट स्पेशल स्टेट, कुछ स्पेशल स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश, BRT, तमिलनाडु, ये सब में पंजाब हो गए, इसमें जो है जैसे मान लो 2015 से 2020 तक के बीच में एडिशनल डिप्रिसिएशन लगता है 35% का, ठीक है। तो ये था चैप्टर, इसके नोट्स बना लेना।